नमस्कार। आज के वीडियो में अकबर के समय जो सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जनवरी 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, उसके पश्चात नवस्थापित मुगल राज्य की जो बागडोर है वो अल्पवयस्क अकबर के हाथों में आई। तो अकबर के राज्यारोहण के साथ ही मुगल वंश के इतिहास का सबसे अधिक गौरवमयी शासन प्रारंभ हुआ और अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक 50 वर्षों के शासन के दौरान मुगल सत्ता की जड़ें भारत में गहराई से जमा दी थी। तो अपन देखें तो मुगल सम्राट अकबर अपनी वीरता, कूटनीतिज्ञता एवं उदारपूर्ण नीति से उसने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं साथ ही उसे सुदृढ़ आधार भी प्रदान किया। फिर सांस्कृतिक एवं कलात्मक दृष्टि से देखें तो मुगल सम्राट अकबर का शासन सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास के लिए भी उल्लेखनीय रहा और उसके समय में अनेक धार्मिक संप्रदायों का विकास हुआ। जैसे अपन देखें तो इस्लाम धर्म के अंतर्गत महदी और रोशनिया संप्रदायों का विकास हुआ। इसी के समय पंजाब में सिख धर्म प्रभावशाली बना। तो अकबर सिख धर्म से अत्यंत प्रभावित था, तो उन्होंने अमृतसर की यात्रा भी की और स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि भी उपलब्ध करवाई। मुगल सम्राट अकबर के समय राजपूताना में दादू दयाल का विशिष्ट प्रभाव था और इन्हीं के समय तुलसीदास और सूरदास ने क्रमशः राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अन्य धर्मों की बात करें तो पारसी, ईसाई एवं हिंदू धर्मों का भी विकास हुआ, परंतु मुगल सम्राट अकबर की जो सुलह कुल की नीति थी उसने सभी धर्मों में आपसी सद्भाव बना रहा। फिर शिक्षा एवं साहित्य की दृष्टि से देखें तो शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में भी इस समय विशेष प्रगति हुई। मुगल सम्राट अकबर ने शिक्षा एवं साहित्य के विकास में व्यक्तिगत दिलचस्पी भी दिखाई। वैसे अपन देखें तो वह स्वयं अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु शिक्षा के प्रचार के लिए उसने अनेक प्रयोग किए, जैसे विद्वानों एवं लेखकों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया और उस समय जो तत्कालीन जो शिक्षा पद्धति थी और जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसमें भी उन्होंने सुधार किया। नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्योमति, खगोल शास्त्र, तर्क शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास की शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। यानी जो शिक्षा का पाठ्यक्रम था उसमें ये विषय जोड़े गए। और शिक्षण संस्थानों की बात करें तो दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, आगरा आदि स्थानों में मदरसे खोले गए। हिंदुओं की शैक्षणिक संस्थाओं को भी प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया गया और इसके साथ ही तकनीकी एवं कलात्मक शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। अकबर के समय में संस्कृत एवं फारसी के अतिरिक्त जो क्षेत्रीय यानी जो स्थानीय भाषाएं थी उनका भी विकास हुआ और बाबर द्वारा स्थापित जो शाही पुस्तकालय था उसको विस्तृत रूप देते हुए उसे और समृद्ध बनाया गया। इसके साथ ही भाषाओं की प्रोत्साहन की दृष्टि से देखें तो अकबर ने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई और इस विभाग ने संस्कृत, अरबी एवं अन्य भाषाओं की जो उत्कृष्ट पुस्तकें थी उनका फारसी संस्कृत में अनुवाद तैयार करवाया। जैसे जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उनमें है महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, बाइबिल, कुरान, इनका अनुवाद किया गया। स्वतंत्र रूप से भी फारसी, संस्कृत एवं स्थानीय भाषाओं में अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं काव्य ग्रंथों की रचना हुई। जैसे अपन देखें तो उस समय के जो प्रसिद्ध विद्वान थे अबुल फजल, फैजी, बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने अनेकानेक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। कुछ दीवान, मसनवी एवं गजल भी लिखी गई। तो हिंदी और संस्कृत में भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। उसमें जो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि थे सूरदास, तुलसीदास, रसखान, इन्होंने अनेक
भक्ति काव्य लिखे। और अकबर के समय के जो अन्य प्रसिद्ध विद्वान एवं लेखक थे उनमें है गंग, नरहरि, महेश ठाकुर आदि। तो ये तो था साहित्यिक दृष्टि से विकास। फिर कला की दृष्टि से देखें तो मुगल सम्राट अकबर स्वयं कला प्रेमी था और उनके समय में स्थापत्य एवं चित्रकला का पर्याप्त विकास हुआ। उन्होंने अनेक भव्य भवनों का निर्माण भी करवाया। लाल पत्थरों से उसने जो आगरा का किला है वो बनवाया। इसके साथ ही लाहौर में भी एक सुंदर किले का निर्माण करवाया। और 1572 ईस्वी में अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवाया। और फतेहपुर सीकरी में 8 वर्षों की समयावधि में अनेक सुंदर महलों एवं भवनों का निर्माण हुआ। सीकरी के किले के भवनों में गुजराती, बंगाली, इस्लामी एवं राजपूत शैलियों का अद्भुत मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। और यहाँ के जो प्रमुख भवन हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख का मैं आपको नाम बता रही हूँ, जैसे इबादत खाना, पंचमहल, दीवान ए खास, दीवान ए आम, जोधाबाई और बीरबल का महल तथा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यह फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें हैं। यहीं पर विख्यात बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया गया। इसके साथ ही मुगल सम्राट अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी बनवाया और उसने स्वयं का जो मकबरा है वो सिकंदरा में बनवाया, जिसे बाद में जहांगीर ने पूर्ण करवाया। तो ये तो थी स्थापत्य कला का विकास। फिर चित्रकला की दृष्टि से देखें तो अकबर के समय में चित्रकला की भी प्रगति हुई और उसके दरबार में जो 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे वो थे जसवंत और दसावन। और इसके समय सुंदर भित्ति चित्र बनवाए गए। इसके साथ ही पांडुलिपियों के किनारे को भी चित्रित करने की कला विकसित हुई। और मुगल सम्राट अकबर के समय में पुर्तगाली पादरियों ने उनके दरबार में यूरोपीय चित्रकला का भी प्रारंभ किया। और संगीत कला की दृष्टि से देखें तो अकबर के समय में जो सबसे बड़े संगीतज्ञ थे वो थे तानसेन, जिन्होंने अनेक रागों की रचना की। तो वस्तुतः मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों को सम्मान, सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयास किया। फारसी भाषा को राज्य भाषा बनाया और इसके साथ ही जो सभी भाषाएं या जो प्रांतीय भाषाएं थी उनकी प्रगति में भी सहयोग किया। और विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि ऐसे कार्य किए जो राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की प्रगति के आधार बने।